अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुड़िया नरीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्लान बी। व्लॉग में बात करेंगे बजट के हवाले से उठने वाले सवालात और इतराज़ात के हवाले से, और दूसरा बात करेंगे इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से क्या पेशरफ्त आई और तहरीक इंसाफ के लिए मामला किस तरह से शिद्दत अख्तियार कर गए, इस हवाले से डिटेल से बात करेंगे। लेकिन बिफोर आई स्टार्ट आई विल रिक्वेस्ट यू कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें। अगर बात की जाए बजट के हवाले से तो कहा जा रहा है कि निज़ाम को बुरी तरह एक्सपोज कर दिया है इस बजट ने, क्योंकि जो हुकूमत की जानिब से इस्तेहकाम के दावे किए जा रहे थे, माशत की बहाली के दावे किए जा रहे थे, मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाने के दावे किए जा रहे थे, वो इस बजट ने जो है सारे मामलात को खोल के सामने रख दिया है, जिस पे एक आम पाकिस्तानी, एक आम शहरी जो है सवालात उठा रहा है। वो बात कर रहा है कि ये कैसा बजट है जिसमें आवाम के लिए तो शायद ही कुछ हो, उल्टा ये है कि जो हुकूमती वज़रा और पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको जो है दुगनी दुगनी तनख्वाहें बढ़ा के रिलीफ दे दिया गया। अगर एक तनख्वाहदार तबके की को रिलीफ देने की बात की जाए तो एक माइनर सा रिलीफ देने के नाम पे जो दीगर टैक्सेस इतने इम्पोज कर दिए गए हैं, उस हवाले से जो है हुकूमत को काफ़ी तनकीद का सामना देखने को मिला। इस हवाले से सवाल उठाए जा रहे हैं कि एक तनख्वाहदार तबका जो है वो सैलरी पे टैक्स देता है, फिर उसके बाद वो बैंक से अमाउंट निकलवाने पे टैक्स देता है, इवन बैंक में अमाउंट रखने पे टैक्स देता है, उसके जो डेबिट कार्ड होता है या क्रेडिट कार्ड होता है, एटीएम मशीन का जो कार्ड होता है उसको रखने पे भी उसको अलग से जो है सालाना फ़ीस देनी पड़ती हैं। तो इस हवाले से सवाल उठ रहे हैं कि अगर कमा एक आम शहरी, एक आम पाकिस्तानी रहा है तो लेकिन उसके जो फ़ायदे और उस वो मिल रहे हैं वो हुकूमत को, रियासत को मिल रहे हैं, मतलब कमाए हम और खाए रियासत, खाए ये निज़ाम। तो इस हवाले से एक आम शहरी सवाल ये कर रहा है कि रियासत ने आखिर उससे दिया क्या है। इस हवाले से अगर बात की जाए तो मालूम यही होता है कि रियासत ने अगर एक आम शहरी, एक आम पाकिस्तानी को दिया है तो वो दिया है एक शनाख्ती कार्ड, और वो शनाख्ती कार्ड भी वो शनाख्ती कार्ड जिसको हासिल करने के लिए भी हमें एक भारी रकम, एक अमाउंट जो है वो उसको पे करना पड़ता है, उसके बाद आपको ये शनाख्ती कार्ड मिलता है। उसके अलावा फर्दर बात की जाए तो इस रियासत में सिक्योरिटी नहीं है, सफाई नहीं है, इलाज नहीं है, तालीम का अच्छा निज़ाम नहीं है, और उसके लिए भी आपको खुद ही हर चीज़ को पे करके एक अच्छी अमाउंट दे के उसके बाद ये सर्विसेज जो आपको ख़रीदनी पड़ती हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ तक आजकल जो गैस के मामलात हैं वो भी इंतहाई संगीन सूरत हाल अख्तियार कर चुके हैं। गर्मी हो, सर्दी हो, लोगों को गैस, उनके चूल्हे ठंडे पड़े हुए, उनके गैस की सहूलियत जो है वो मैसर नहीं, सहूलत जो है वो अच्छी खासी अमाउंट पे करने के बावजूद, एक अच्छा खासा बड़ी अमाउंट बिल पे करने के बावजूद उनको जो है दस्तयाब नहीं है। यहाँ बिजली हो या गैस, इसकी लोड शेडिंग जो है वो एक आम और न्यू नॉर्मल बन चुका है पाकिस्तानियों के लिए। इस हवाले से अगर बात की जाए तो सोलर का एक अच्छा सिस्टम सामने आया था जिसमें लोगों ने अपने आप को खुद ही रिलीफ देने के लिए अपनी पाइपें जोड़ के जो है सोलर का सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस उन तक हुआ था, और उन्होंने अपने घरों में उसकी असेस की थी ताकि उन्हें कुछ हद तक बिल में सहूलियत मिल जाए और वो उनकी ज़िंदगी में थोड़ी सी आसानी आ जाए। लेकिन अब हुकूमत ने उस पर भी 18% टैक्स लगा के सोलर की असेस भी एक आम पाकिस्तानी के लिए जो है उसको महदूद करने की मुकम्मल कोशिश की है। अब इतने बड़े टैक्स के साथ कितने लोग इसको अफोर्ड कर पाते हैं, ये यकीनी तौर पे सोचने की बात है, और लोग इस पे तबसरा भी कर रहे हैं। और अगर फर्दर बात की जाए तो पीने के लिए साफ़ पानी जो है वो भी हम खुद ख़रीदते हैं, और अक्सर शहर अब पाकिस्तान के भी ऐसे हैं जहाँ पे जो नल से आने वाला पानी है वो काबिल इस्तेमाल पानी नहीं है, उसमें बहुत गंदगी है, मिट्टी है, जो ना सिर्फ पीने के बल्कि उसके दीगर मामलात के लिए भी उसको नहीं इस्तेमाल किया जा सकता, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, खाना बनाने के लिए, उसके लिए भी आपको जो है पानी जो है ख़रीदना पड़ा। ये सूरत हाल है पाकिस्तान में। तो फिर टैक्स हम किस चीज़ का दे रहे हैं? यही तो सवाल एक आम पाकिस्तानी कर रहा है कि अगर हमें ना तालीम की, ना सेहत की, ना रहाइश की, ना ही गैस बिजली के हवाले से सहूलियात हैं, तो फिर ये टैक्स हम किस चीज़ का दे रहे हैं? मेहनत भी हम खुद करें, सैलरीज पे भी टैक्स हम कटवाएं, सर्विसेज पे भी टैक्स हम कटवाएं, बिल्स पे भी टैक्स हम कटवाएं, उसके बावजूद ये है कि रियासत जो है एक आम पाकिस्तानी को कुछ भी नहीं दे पा रही। इस हवाले से जब आप एक आम पाकिस्तानी शहरी हुकूमत से सवाल उठाता है, उससे बात करता है, तो आगे से रियासत अपनी मजबूरियों के रोने लगती है। जिसमें उससे बात की जाए तो ये कहती है जी हम IMF के प्रोग्राम के अंडर हैं, तो इस हवाले से बड़ा मुश्किल है कि आपको किसी किस्म का रिलीफ दिया जा सके। इसलिए जितना भी रिलीफ है, इस हवाले से आज जो है वज़ीर ख़जाना साहब मोहम्मद औरंगज़ेब ने भी बात करते हुए यही कहा कि हम लोग बहुत ज़्यादा मजबूर हैं क्योंकि हम IMF प्रोग्राम में हैं, और अभी भी जो भी हम रिलीफ दे पा रहे हैं थोड़ा बहुत आवाम को, वो भी ऐसे दे पा रहे हैं
رہے ہیں کہ وہ ہر چیز قرض لے کے ہم دے رہے ہیں. مالی گنجائش اس مطابق ہے کہ جتنا ریلیف دیا جا رہا ہے اتنا ہی ریلیف دیا جا سکتا ہے. یہاں پہ ایک صحافی نے یہ بھی سوال کیا کہ اگر مالی گنجائش اتنی ہے تو پھر حکومتی وزراء اور دوسرے جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو ان کی اتنی اماؤنٹ جو ہے کیوں بڑھا دی گئی ہے سیلری کی, ان کو کیوں 600% جو ہے اضافہ کر دی گیا ان کی سیلری میں. اس سوال کے جواب میں جو وزیر خزانہ صاحب انہوں نے صفائی میں یہی کہا کہ جی ایک عرصے دراز سے یہ وزراء کی تنخواہیں نہیں بڑھی تھی, انفلیشن بہت زیادہ ہو گئی ہوئی ہے تو اس لیے پھر یہ مجبوراً بڑھانی پڑی. مطلب آپ 600% ایک امپلائی کی سیلری کو بڑھا رہے ہو اور اس پہ آپ یہ مجبوری ظاہر کر رہے ہو کہ کیونکہ خزانے میں پیسہ نہیں ہے, کیونکہ ہمارے اتنے وسائل نہیں ہیں, ہماری گنجائش نہیں ہے, تو اس لیے ہمیں جو ہے ریلیف ہم نہیں دے سکتے. لیکن عام عوام کو, جہاں بات آتی ہے وزراء کی, پارلیمنٹیرینز کی, سرکاری عہدیداروں کی, تو ان کے لیے خزانے بھرے پڑے ہیں. ان کے لیے یہ 600 کیا شاید 1200% بل انکریز کرنا پڑا, تو یہ حکومت اس پہ بھی ہچکچاہٹ کا شکار نہیں ہوگی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس اضافے پہ کسی ایک بھی جماعت کی جانب سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا, کسی نے اعتراضات نہیں کیے. یہاں تک کہ آئی ایم ایف نے خود بھی اس پہ کوئی اعتراضات نہیں کیا. تو آئی ایم ایف نے پورے بجٹ کو اپنے مطابق ڈھالتے ہوئے جو ہے حکومت سے پیش کروایا. لیکن جہاں بات آتی ہے یہ سیلری انکریز کے حوالے سے, تو اس پہ بھی آئی ایم ایف ہمیں خاموش نظر آیا. تو اس پہ یہ ہے کہ جب بھی بات کی جا رہی ہے تو اس پہ حکومتی وزراء کی جانب سے اپنی مجبوریوں کا رونا روک کے اور اپنی گنجائش کا بتا کے ایک عام آدمی کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن ایک عام آدمی اتنا بھی نااہل نہیں ہے, اتنا بھی نالائق نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو سمجھ نہ پائے کہ آخر اس کے ساتھ یہ ریاست کر کیا رہی ہے. اس پہ آج بات کرتے ہوئے عظمیٰ بخاری صاحب نے بھی بات کی, تو انہوں نے کہا کہ بھئی میڈیا ہمیشہ یہی بات دکھاتا ہے کہ جی اتنی سیلریز بڑھا دی گئی, یہ کر دے وہ. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ شہباز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ سیلری نہیں لے رہے. مطلب دو لوگ اگر نظام میں سیلری نہیں لے رہے, اس کے مقابلے میں آپ نے جو 600 لوگوں کی تنخواہوں کو 600% بڑھا دیا ہے, کیا وہ معنی نہیں رکھتا؟ صرف ایک وزیر اعظم اور ایک وزیر اعلیٰ تنخواہ نہیں لے رہے, اس پہ کتنا فرق پڑے گا؟ ٹھیک ہے, اگر وہ نہیں لے رہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ جو دیگر وزراء ہیں ان کی تنخواہ میں آپ اس قدر اضافہ کر دے کہ اس طرح کے سوالات اٹھنے لگے جو کہ جائز بھی ہیں, مکمل طور پہ جائز بھی ہیں. تو اس حوالے سے اگر بات کی جائے تو یہ سوالات بالکل جائز ہیں, مناسب سوالات ہیں. ریاست کو اس کے لیے لازمی طور پہ ایک عام شہری کو, ایک عام پاکستانی کو بتانا ہوگا کہ آخر کار وہ اس کو دے کیا رہے ہیں, جس میں کوئی کسی قسم کی سہولت نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود ایک بھاری بھرکم جو ٹیکس انہیں پے کرنا پڑا ہے. اس حوالے سے سوشل میڈیا پہ بھی حکومت کو کافی تنقید کا سامنا ہے. اگر ای کامرس کی بات کی جائے تو اس پہ جو 18% ٹیکس لگایا گیا ہے, جس میں ڈفرینٹ جو آن لائن سروسز ہیں, جس میں ٹیمو ہو گیا, علی ایکسپریس ہو گیا, دراز.com ہو گیا, ان سب کی سروسز پہ بھی حکومت نے جو ہے 18% ٹیکس جو ہے جاری کر دیا ہے. اب اس کی تجویز یہ دیکھتے ہیں یہ بجٹ کب تک اپروو ہو جاتا ہے اور یہ امپلیمنٹیشن اس کی ہونا شروع ہو جاتی ہے, تو یقینی طور پہ یہ بھی ایک بڑی تعداد میں جو ہے لوگوں کی قوت خرید کو افیکٹ کرے گا. تو یہ تو ہو گیا بجٹ کی اوورآل ساری سچویشن کہ کیا اس پہ کس طرح کا ریاکشن آ رہا ہے اور ایک عام پاکستانی ریاست سے کیا سوال کر رہا ہے. اگر فردر بات کی جائے خان صاحب کے کیسز کے حوالے سے, تحریک انصاف کی طرز سیاست کے حوالے سے, اور جس طرح کا نیریٹو, جس طرح کا بیانیہ لے کے تحریک انصاف چل رہی ہے, اس پہ کس طرح کا رد عمل آ رہا ہے. تو آج بات کی جائے علیمہ خانم صاحبہ کی طرف سے, تو انہوں نے بڑا واضح طور پہ پیغام دے دیا کہ خان صاحب جو ہے جھکنے کو اور خاموش رہنے کو تیار نہیں ہے. اس حوالے سے علیمہ خانم صاحب نے کہا کہ ہم بھی ڈٹ گئے ہیں, ہم بھی کھڑے ہیں, کر لے جس نے جو کرنا ہے. تو وہ علیمہ خانم صاحبہ بھی کافی غصے میں اور فرسٹریشن کا شکار نظر آئیں کہ کیوں نظام ان کے ساتھ یہ سلوک کرا ہے. اس حوالے سے انہوں نے کافی ان کا جو معاملات ہیں وہ شدت اختیار کر چکے ہیں. اس حوالے سے جو ہے اگر خان صاحب کے کیسز کی بات کی جائے تو خان صاحب کے کیس کو ایک دفعہ پھر ملتوی کر دیا گیا ہے. القادر ٹرسٹ کیس ہو یا پھر توشہ خانہ 2 کیس ہو, دونوں میں ایک نئی تاریخ ہمیں ملی ہے, جس میں بات کی جائے القادر ٹرسٹ سزا معطلی کیس کے حوالے سے, تو وہ اب نیکسٹ 26 جون 2025 کی تاریخ جو ہے نہیں دی گئی ہے. اور وہ بھی تاریخ کیسے لی گئی ہے جب پی ٹی آئی کے وکلاء جو ہے وہ قائم مقام چیف جسٹس کے آفس میں جاتے ہیں اور وہاں جا کے اپنی اپیل رکھتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ ہمیں کوئی تاریخ دے دیں کہ آپ کس دن اس کی سماعت رکھیں گے. پہلے تو وہ تاریخ دینے کو ہی تیار نہیں
जाने थे, लेकिन ऑब्वियसली फिर एक डेढ़ घंटा उनके वहाँ पे रुकने के बाद, इंसिस्ट करने के बाद, बज़िद होने के बाद बिलाखिर जो है चीफ जस्टिस साहब की जानिब से ये एक उन्हें जो है तारीख़ दे दी गई 26 जून की। अब देखना ये है कि ये 26 जून की तारीख़ भी तहरीक इंसाफ के लिए क्या जो नताइज सामने लेके आती है। दूसरी जानिब की बात की जाए तोशाखाना 2 केस की, तो उसकी समाअत को भी आज से 20 दिन तक मुलतवी कर दिया गया, यानी 1 जुलाई को तोशाखाना 2 केस पे जो है, जिसमें जो कि बुशरा बीबी और इमरान खान साहब का केस है, उस पर 1 जुलाई को जो है अगली समाअत होगी। लेकिन यह कि कुछ ज़्यादा अच्छे की तो जो है तहरीक इंसाफ इस सारे निज़ाम से नहीं रख रही, और ना ही उन्हें लगता है कि उस पर कोई रिलीफ मिल जाएगा। तो इमरान खान साहब ने ये वादिया किया है कि इमरान खान साहब को कोई रिलीफ ना चाहिए, ना ही कोई वो डील का तासुर देना चाहते हैं इस तरह के रिलीफ की बात करके। मगर यहाँ पे बहुत से सवालात भी उठते हैं कि हुकूमत बार बार बात करती है कि तहरीक इंसाफ को, इमरान खान साहब को स्पेशली उनका नाम लेके, कि उन्हें अपने लहजे में, अपने रवैये में, अपने जो बयानिए में थोड़ी नरमी लानी पड़ेगी और फिर ही उनको कोई रिलीफ मिल पाएगा। यहाँ सवाल उठता है रियासत पे, यहाँ सवाल उठता है अदालती निज़ाम पे कि खान साहब के रवैये में नरमी आना मायने रखता है या खान साहब को इंसाफ जो है वो अदालती फैसलों पे मिलना है। तो इस हवाले से खान साहब का लहजा क्यों मायने रखता है, जबकि इंसाफ तो अदालतों का काम है देना। अगर अदालतों ने इंसाफ नहीं देना तो फिर अदालतों को ताले लगा दिए जाए, क्योंकि वो तो डिपेंड करता है खान साहब के खुद के बिहेवियर पे। इसका मतलब है खान चाहे तो आज जेल से बाहर आ जाए, खान साहब चाहें तो आज वो उनको रिलीफ मिल जाए, वो चाहें तो आज डील करके बाहर आ जाएं। ये सारा इनखसार है उनकी लाइफ में जो है रिलैक्स होने का, उनकी लाइफ में थोड़ा जो है आसानी लाने का। वाहद एक, अगर अपने आप को अगर कोई रिलीफ भी दे सकता है तो इसका मतलब है रियासत का ये कहना है कि वो रिलीफ खान साहब खुद दे सकते हैं, ना कि अदालतें। तो अब इस पे देखना है कि आइंदा आने वाले दिनों में तहरीक इंसाफ के लिए कोई निज़ाम से रिलीफ मिलता है, कोई सियासी स्पेस उन्हें मिलती है या नहीं मिलती, या खान साहब को जो जिस तरीके का वो ऐलान कर चुके हैं उसको हम लीड करते हुए देखेंगे कि खान साहब उसे जेल से आदो। तो उन खान साहब से मुलाकातों का जो सिलसिला है उसको भी मालूम होता है कि महदूद कर दिया जाएगा मुलाकातों को जो है आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि गुज़श्ता दिन भी हमने देखा कि अलीमा खानम साहबा को खान साहब के वकला को उनसे नहीं मिलने दिया गया, लेकिन वो चंद उनकी 2 जो सिस्टर्स हैं उनको मिलने दिया गया, लेकिन अलीमा खानम को वकला को नहीं मिलने दिया गया। और सुबह भी मुलाकात का दिन है, देखना ये होगा कि बरोज़ जुमेरात को भी खान साहब से जो है दीगर लोगों को मिलने दिया जाता है, नहीं मिलने दिया जाता, और उन खान साहब की जानिब से कौन सा पैगाम सामने आता है। और अभी कल की मुलाकात में भी नौरीन न्याज़ी साहबा ने और डॉक्टर उस्मा खान ने ये बात अभी अपने तक ही रखी है। अब सिर्फ इतना कहा है कि बहुत अहम खबरें अडयाला से हमारे पास आई हैं, लेकिन हम राइट वक्त का इंतज़ार करेंगे, फॉर द राइट टाइम हम वेट करेंगे और तब हम बताएंगे कि खान साहब ने क्या पैगाम दिया। अब ये तो वही जानती हैं, या खान साहब जानते हैं कि वो एक्चुअल पैगाम है क्या, वो कौन से राइट टाइम का वेट करें। हमें भी उस वक्त का इंतज़ार है जब खान साहब का वो वाला पैगाम जो नूरीन न्याज़ी साहब और उस्मा खान साहबा जो हैं जिसका जिक्र कर रही हैं वो सामने आएगा, और पता लगेगा कि जो तहरीक इंसाफ की आइंदा एहतजाजी तहरीक है उस पर कौन सा लाहेअमल, क्या लाहेअमल अपनाया जा रहा है। और खान साहब जो उमर अयूब साहब और राजा राजा साहब पे इंतज़ार करें इस तहरीक को लीड करने के हवाले से, कि वो लीड करेंगे जेल से और ये इनको सपोर्ट करेंगे, तो उसके क्या नताइज सामने आते हैं। और तहरीक इंसाफ की इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो एक फ़ाइट है उसमें किसी हद तक कोई जो है मुफाहमत का मुज़ाहरा करते हुए कुछ चीज़ें बेहतरी की तरफ आती हैं कि नहीं आती, ये चंद दिनों में ये भी वाज़ेह हो जाएगा। क्योंकि पहले कहा जा रहा था कि ईद के बाद तहरीक शुरू की जाएगी, उसका आगाज़ किया जाएगा, जो कि ईद तो अब ख़त्म हो गई है और खान साहब के जो केसेस हैं उनसे भी कोई खातिर ख्वाह नताइज सामने नहीं आ रहे। तो मुझे लगता है कि अब तहरीक को बहुत जल्द जो है ख़त्मी शक्ल देते हुए इसका आगाज़ कर दिया जाएगा। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो काइंडली इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।